आज हम झारखंड की एक बेहद अहम और मजबूत जनजाति मुंडा की दुनिया में उतर रहे हैं जी। और ये सिर्फ एक समुदाय के बारे में जानना नहीं है, बल्कि ये भारत के जनजातीय इतिहास, उनकी संस्कृति और उनके शासन करने के अद्भुत तरीके को समझने का एक मौका है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि मुंडा जनजाति के हर पहलू को, मतलब उनकी जड़ों से लेके आज तक की हकीकत तक, एक कहानी की तरह समझा जाए। हाँ। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें इस विषय पर एक साफ और गहरी समझ मिल सके। बिल्कुल सही कहा। और हम इस कहानी की शुरुआत उनके नाम से ही कर सकते हैं। अच्छा। मुंडा शब्द का मतलब होता है गांव का राजनीतिक प्रमुख। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वक्त के साथ ये एक पद का नाम एक पूरे समुदाय की पहचान बन गया। हालांकि वो खुद को होड़ो कहना पसंद करते हैं, जिसका मतलब है मनुष्य। तो चलिए छोटा नागपुर के पठार से शुरू हुई इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मुंडा समुदाय आज कहाँ और कितनी संख्या में है। स्रोतों के मुताबिक जनसंख्या के लिहाज से ये झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जी, जो राज्य की कुल आदिवासी आबादी का लगभग 14.5% हिस्सा है। हाँ, और इनका गढ़ तो छोटा नागपुर का पठारी इलाका ही है, खासकर रांची, खूंटी, गुमला जैसे जिले। हाँ, लेकिन उनका फैलाव सिर्फ झारखंड तक ही नहीं है। आपको मुंडा समुदाय के लोग उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, अच्छा, और यहाँ तक कि असम और त्रिपुरा के चाय बागानों वाले इलाकों में भी मिलेंगे। ओके। और मानव शास्त्रीय नजरिए से देखें तो उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह का माना जाता है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें उनकी शारीरिक बनावट और नस्ली जड़ों के बारे में बताता है। और उनकी भाषा, मैंने सुना है कि भाषा से भी उनकी उत्पत्ति के बारे में बड़े दिलचस्प सुराग मिलते हैं। बिल्कुल, उनकी भाषा है मुंडारी, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का हिस्सा है। ऑस्ट्रो एशियाटिक। हाँ, और ये भाषा परिवारों ने सीधे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। मतलब भाषाई सबूत ये इशारा करते हैं कि हजारों साल पहले उनके पूर्वजों का प्रवास उस इलाके से हुआ होगा। ये कड़ी उनके इतिहास को समझने के लिए एक बहुत बड़ा सुराग है। तो उनकी उत्पत्ति को लेकर क्या कोई एक ठोस कहानी है, जैसे वो झारखंड कैसे पहुंचे? देखिए, एक तो उनकी लोक कथाएं हैं, जिनके मुताबिक वो लगभग 600 ईसा पूर्व में आजमगढ़ और रोहतासगढ़ के रास्ते झारखंड आए। लेकिन इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं मिलता। ज्यादातर आधुनिक विद्वान और भाषाई साक्ष्य एक दूसरी थ्योरी को मजबूत मानते हैं। वो क्या है? कि मुंडारी भाषा बोलने वाले लोग लगभग 4500 से 4000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया से समुद्री रास्ते से ओडिशा के तट पर उतरे और फिर धीरे धीरे अंदरूनी इलाकों में फैल गए। मतलब उनकी जड़ें जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पुरानी और फैली हुई हैं। चलिए अब उनके समाज के ताने बाने को समझते हैं। किसी भी समाज की बुनियाद उसका परिवार होता है। मुंडा समाज में ये व्यवस्था कैसी है? मुंडा समाज की सबसे बुनियादी इकाई है खूंट, जिसका मतलब है परिवार या वंश। खूंट? हाँ, और समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय है, यानी वंश पिता के नाम से आगे बढ़ता है और परिवार के मुखिया पुरुष होते हैं। और इसी से जुड़ा होगा गोत्र का सिस्टम। हाँ, और उनकी गोत्र व्यवस्था बहुत दिलचस्प है, जिसे वो किली कहते हैं। एक ही किली के सदस्य खुद को एक ही पूर्वज की संतान मानते हैं, इसलिए उनके बीच शादी की सख्त मनाही है। अच्छा। और इन गोत्रों के नाम प्रकृति से लिए गए हैं। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, जैसे नाग मतलब सांप, खोरो यानी कछुआ, हंस मतलब हंस। तो ये किली या गोत्र जो जानवरों और पौधों के नाम पर है, ये क्या दिखाता है कि उनका प्रकृति के साथ रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं, बल्कि उनकी पहचान का हिस्सा था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे तादात्म्य को दिखाता है। जहां तक विवाह की बात है, उसे अरंडी कहते हैं। सबसे आम तो आयोजित विवाह ही है, लेकिन राजी खुशी, सेवा विवाह और हरण विवाह जैसी प्रथाएं भी समाज में मौजूद हैं। और एक खास बात, वधू मूल्य की भी प्रथा है शायद। हाँ, जिसे गोनोंग टाका कहा जाता है। और समाज काफी प्रगतिशील भी है। तलाक को भी सामाजिक मान्यता मिली हुई है, जिसे सकमशारी कहते हैं। प्रकृति से इतनी गहरी पहचान है तो यकीनन उनके धर्म और आस्था का केंद्र भी प्रकृति होगी। बिल्कुल, उनका धर्म सरना कहलाता है और वो मूल रूप से प्रकृति पूजक हैं। उनके सबसे बड़े सर्वोच्च देवता हैं सिंगबोंगा। सिंगबोंगा जी, जिन्हें वो सृष्टि का रचयिता मानते हैं और अक्सर सूर्य का प्रतीक समझते हैं। वो मानते हैं कि सिंगबोंगा निराकार है और हर जगह मौजूद है। और सरना का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ धर्म का नाम है? नहीं, सरना सिर्फ धर्म का नाम नहीं, बल्कि उनके पूजा करने की जगह का भी नाम है।
ये आमतौर पर साल के पेड़ों का एक पवित्र झुरमुट या कुंज होता है, जहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। मतलब कोई मंदिर या मूर्ति नहीं होती? नहीं, प्रकृति ही उनका मंदिर है। सिंगबोंगा के अलावा भी क्या दूसरे देवी देवता हैं? हाँ, सिंगबोंगा के नीचे कई और देवता हैं जो प्रकृति के अलग अलग रूपों से जुड़े हैं, जैसे हाथू-बोंगा यानी ग्राम देवता, बुरु-बोंगा यानी पहाड़ देवता, इकिर-बोंगा यानी जल देवता, और ओड़ा-बोंगा भी, जो कुल देवता होते हैं। बिल्कुल, यानी हर चीज में, गांव में, पहाड़ में, पानी में एक दैवीय शक्ति देखी जा रही है। ये दुनिया को देखने का एक बहुत ही समग्र नजरिया है। और इन सब पूजा पाठ और अनुष्ठानों को कौन कराता? गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। समाज में पाहन का बहुत सम्मान होता है और उसे पूजा पाठ के खर्च के लिए लगान मुक्त जमीन दी जाती है। उसे कुछ कहते भी हैं उस जमीन को? हाँ, उसे डाली कटारी भूमि कहते हैं। इसके अलावा झाड़ फूंक और जादू टोना में भी उनका विश्वास होता है और ऐसे काम करने वाले को देवड़ा कहा जाता है। जब प्रकृति ही धर्म है और वही पहचान है, तो जाहिर है कि उनकी अर्थव्यवस्था की नींव भी जमीन और जंगल ही होंगे। निश्चित रूप से उनका जीवन पूरी तरह से कृषि और पशुपालन पर आधारित है। धान उनकी मुख्य फसल है जो बारिश पर निर्भर करती है। लेकिन उनकी भूमि व्यवस्था सबसे खास है ना? वो खुंटकट्टी प्रणाली। हाँ, बिल्कुल। खुंटकट्टी का मतलब है वो जमीन जिसे किसी परिवार ने जंगल साफ करके खेती के लायक बनाया हो। उस जमीन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि उस पूरे वंश या खूंट का अधिकार होता है। वाह! मतलब जमीन पर किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे वंश का हक था। ये तो आधुनिक कम्युनिटी ओनरशिप जैसा ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, आज के दौर में जब जमीन को लेकर इतने विवाद होते हैं, ये व्यवस्था कितनी अनोखी लगती है। ये वाकई अनोखी और टिकाऊ व्यवस्था थी। उन्होंने जमीन को उसकी उपजाऊ शक्ति के हिसाब से 3 हिस्सों में भी बांटा था। पंकु, जो सबसे उपजाऊ थी, नागरा, जो औसत थी, और खिरसी, जो रेतीली जमीन थी। और खेती के अलावा? खेती के अलावा जंगल उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा सहारा है। महुआ, लाख, तेंदुपत्ता, जड़ी बूटियां इकट्ठा करना उनकी आय का एक बड़ा स्रोत है। लेकिन क्या ये व्यवस्था आज भी उतनी ही मजबूत है? जंगल से जुड़े अधिकारों को लेकर आज क्या चुनौतियां हैं? यहीं पर एक समकालीन मुद्दा उठता है। देखिए, 2006 में वन अधिकार कानून तो बना दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। मुझे एक बार एक मुंडा गांव में जाने का मौका मिला। वहां एक महिला ने बताया कि वे जंगल से जो महुआ इकट्ठा करती हैं, उसे बिचौलिए को 20 रुपए किलो में बेचने पर मजबूर हैं, जबकि शहर में वही 100 रुपए से ज्यादा का बिकता है। तो कानून कागज पर है, पर उन्हें अपनी वनोपज का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आज भी नहीं मिल पाता। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। खैर, जब अर्थव्यवस्था खेती और प्रकृति के चक्र से जुड़ी हो, तो उनके त्योहार और जश्न भी इसी से जुड़े होंगे। हाँ, उनके सारे बड़े त्योहार कृषि चक्र से ही जुड़े हैं। सरहुल, जिसे बापरब यानी फूलों का त्योहार भी कहते हैं, वसंत के आने और साल के पेड़ों पर नए फूल खिलने का जश्न है। करम और सोहराई भी? जी, करम का त्योहार अच्छी फसल और भाई बहन के प्रेम के लिए मनाया जाता है। सोहराई कार्तिक अमावस्या को होता है, जो असल में पशुओं को धन्यवाद देने का त्योहार है। और मांगे का पर्व फसल कटाई के बाद आराम के समय में मनाया जाता है। और उनकी कला, जैसे संगीत और नृत्य? उनकी संस्कृति संगीत और नृत्य के बिना अधूरी है। वो अपने गीत को दुरंग और नृत्य को सुसुन कहते हैं। जादूर है ना, वो उनका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हाँ, जादू उनका एक बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो सरहुल के मौके पर किया जाता है। पुरुषों के पारंपरिक पहनावे को बटोई और महिलाओं के पहनावे को परैया कहते हैं। और वो पारंपरिक पेय हड़िया? हाँ, कोई भी सामाजिक या धार्मिक मौका चावल से बने पारंपरिक पेय हड़िया के बिना पूरा नहीं होता। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है सोसो बोंगा, जो उनकी परंपराओं और इतिहास पर रोशनी डालती है। हमने उनके समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था को समझा। अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था की। मुंडाओं की पारंपरिक शासन व्यवस्था बहुत संगठित मानी जाती है। इसे मानकी मुंडा शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत व्यवस्था कहते हैं। अच्छा। और ये भारत की सबसे पुरानी गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। अच्छा। ये एक त्रिस्तरीय यानी 3 टियर सिस्टम है। त्रिस्तरीय? ये कैसे काम करती थी? सबसे निचले स्तर पर होता है गांव, जिसका प्रशासनिक प्रमुख मुंडा और धार्मिक प्रमुख पाहन होता है। ठीक है। इसके बाद 10-12 गांवों को मिलाकर एक पट्टी बनती है, जिसका प्रमुख मानकी होता है। मानकी का काम गांव के बीच के विवादों को सुलझाना होता है। और सबसे ऊपर? और सबसे ऊपर होती है पढ़ा। कई पट्टियों को मिलाकर एक पढ़ा बनता है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है। 1 मिनट, पढ़ा राजा
ये पद वंशानुगत था या इसके लिए कोई और व्यवस्था थी? यही तो सबसे दिलचस्प और क्रांतिकारी बात है। पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं था, उसका चुनाव होता था। क्या बात है! वो अपनी योग्यता के आधार पर चुना जाता था। पढ़ा पंचायत उस इलाके की सुप्रीम कोर्ट और कार्यपालिका की तरह काम करती थी, जिसमें पढ़ा राजा की मदद के लिए दीवान, ठाकुर, पांडे जैसे कई और अधिकारी होते थे। ये तो कमाल की बात है। एक जनजातीय समाज में उस जमाने में राजशाही की जगह एक तरह का गणतंत्र। क्या इसी लोकतांत्रिक भावना ने मुंडा समाज को बाहरी ताकतों के खिलाफ इतना मजबूत बनाया होगा? बिल्कुल, ये उनकी सामुदायिक सोच और संगठन शक्ति को दिखाता है, जहां समुदाय का हित किसी एक परिवार से ऊपर था। गांव में 3 जगह सबसे खास होती थी: सरना, जो पूजा स्थल है, अखड़ा, जो पंचायत, नाच गाने और सामाजिक मेलजोल का केंद्र है, और शासन, जो उनका समाधि स्थल है। हाँ, शासन के बारे में मैंने पढ़ा है, वहां वो पत्थर गाड़ते हैं ना? जी, शासन में पूर्वजों की याद में बड़े बड़े पत्थर गाड़े जाते हैं, जिन्हें शासनदीरी या हड़गड़ी कहते हैं। ये पत्थर सिर्फ याददाश्त नहीं थे, बल्कि उस वंश के खुंटकट्टी यानी जमीन पर अधिकार का जीता जागता सबूत थे। मतलब उनके जमीन के कागजात तो पत्थरों पर लिखे थे। ये कितना मजबूत और स्थायी तरीका है अपनी विरासत को साबित करने का। लेकिन इस सुव्यवस्थित आत्मनिर्भर समाज में सब कुछ बदल गया जब अंग्रेज आए। हाँ, अंग्रेजों के आने से इस पूरी व्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने मुंडाओं की पारंपरिक खुंटकटी सामुदायिक भूमि व्यवस्था को खत्म करके जमींदारी प्रथा लागू कर दी। और जमींदार बाहर से लाए गए? हाँ, जमींदार और महाजन बाहर से लाए गए, जिन्हें वे दिक्कू कहते थे। अचानक से मुंडा लोग अपनी ही जमीन पर मालिक से मजदूर बन गए। उन्हें लगान देने और बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया गया। और इसी शोषण के खिलाफ इतिहास के एक महानायक का उदय हुआ, बिरसा मुंडा। हाँ, इसी जुल्म और अत्याचार के खिलाफ 19वीं सदी के आखिर में बिरसा मुंडा ने उलगुलान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, है ना? उन्होंने एक सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाया था। बिल्कुल, उन्होंने अपने लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने और एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने को कहा। इस तरह उन्होंने पहले अपने समाज को अंदर से मजबूत किया और फिर बाहरी दुश्मन के खिलाफ लगान मालगुजारी नहीं देंगे का नारा देकर गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति और अस्मिता को बचाने की भी लड़ाई थी। निश्चित तौर पर बिरसा मुंडा का सपना अबुआ राज यानी हमारा राज स्थापित करना था। हालांकि उनका विद्रोह बेरहमी से कुचल दिया गया और 25 साल की उम्र में ही जेल में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसी के बाद वो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आया। जी, इसी विद्रोह के दबाव में अंग्रेजों को 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट लाना पड़ा, जिसने आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासियों को बेचने पर रोक लगा दी। इसीलिए आज भी बिरसा मुंडा को धरती आबा मतलब पृथ्वी के पिता और भगवान के रूप में पूजा जाता है। आजादी के बाद मुंडा समाज की स्थिति में क्या बदलाव आए? उन्हें संवैधानिक संरक्षण तो मिला होगा। हाँ, आजादी के बाद उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया और संविधान के तहत कई तरह के संरक्षण मिले। शिक्षा का प्रसार हुआ है। आरक्षण की वजह से कई लोग सरकारी नौकरियों में आए हैं और शहरों में बसे हैं। लेकिन चुनौतियां आज भी हैं। हाँ, चुनौतियां आज भी बहुत बड़ी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद भगवान बिरसा मुंडा का गांव उल्हातू है। आज भी वहां सड़क, शौचालय और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। अच्छा। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, वनोपज का सही दाम नहीं मिलता और सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की वजह से जमीन पर नहीं पहुंच पाती। तो एक तरफ प्रगति है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा तबका आज भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो मुंडा समाज की कहानी आत्मनिर्भरता, सामुदायिक मालिकाना हक और एक गहरी लोकतांत्रिक चेतना की कहानी है। एक ऐसी कौम जिसने प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर एक अद्भुत व्यवस्था खड़ी की। बिल्कुल। और परीक्षा के नजरिए से देखें तो कुछ बातें गांठ बांध लेनी चाहिए। पहला, खुटकट्टी प्रणाली यानी भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व। दूसरा, पढ़ा पंचायत। हाँ, वो त्रिस्तरीय गणतांत्रिक शासन व्यवस्था जिसमें पढ़ा राजा का चुनाव होता था। तीसरा, बिरसा मुंडा का उलगुलान, जो सिर्फ एक विद्रोह नहीं बल्कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी था। और चौथा, उनके सांस्कृतिक प्रतीक सरना, अखड़ा और शासनदेरी। बिल्कुल, ये सारे बिंदु आदिवासी अध्ययनों में मुंडा समाज को एक खास जगह दिलाते हैं। आज हमने मुंडा जनजाति की दुनिया की एक गहरी झलक देखी,
उनकी व्यवस्था ये दिखाती है कि कैसे परंपरा और योग्यता का संतुलन बनाकर एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज बनाया जा सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी। मुंडा समाज का अखड़ा एक ऐसी जगह थी जहां दिन में पंचायत के फैसले होते थे और शाम को पूरा गांव साथ मिलकर नाश्ता गाता था। वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का एक संगम था, अलग अलग खांचे नहीं थे। सही बात है। जैसे कट गए हैं। क्या हम ऐसे सामुदायिक स्थानों की अवधारणा से कुछ सीख सकते हैं? ऐसी जगहें जो लोगों को सिर्फ एक वोटर या उपभोक्ता के तौर पर नहीं, बल्कि एक समुदाय के सदस्य के रूप में एक दूसरे से जोड़ें। इस पर सोचना जरूरी